होती है कि हमेशा आपको ये बताया जाए कि जो भौतिक विज्ञान है ये बहुत आसान है और कभी-कभी आपको टफ भी लग जाता है। उसके पीछे कारण है आपके पूर्व ज्ञान की कमी होना या जो स्टेप किसी टॉपिक को करने के लिए चाहिए होते हैं, उनको फॉलो न करना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा-सा समझ लें एक बार, क्योंकि आज का जो टॉपिक है अगर ये 2-3 बातें आपको अगर अच्छे तरीके से याद होंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप कर पाएँगे। पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो है व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना है, जो रिफ्रैक्शन वाली घटना है, वो तब होती है जब हमारे पास जो प्रकाश किरण है वो 2 माध्यमों में, यहाँ पे मैंने एक को लिया है मीडियम 1 यानी माध्यम 1 और दूसरा है मीडियम 2। अभी कोई नाम नहीं दिया हुआ इन मीडियम को, यानी कि 2 माध्यम है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक हवा हो सकता है, दूसरा पानी हो सकता है। एक हवा हो सकता है, दूसरा काँच हो सकता है। तो अभी कोई नाम नहीं दिया है। कोई प्रकाश किरण आएगी, इंसिडेंट रे है यानी प्रकाश किरण आपतित होगी एक माध्यम से, और जब वो दूसरे माध्यम में जाने वाली होगी तो जहां पर वो प्रकाश किरण, ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंटरफेस पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, जिस पे वो आपतित हो रही है। इसके बाद ये प्रकाश किरण इस रास्ते जानी चाहिए थी। हम अभी तक जो पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से ये होता है कि कोई भी प्रकाश किरण है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है, यानी कि आगे की तरफ जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि प्रकाश किरण या तो ये जो अभिलंब है जिसको हम नॉर्मल कहते हैं उसकी तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो फाइनली आपको याद ये रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने जो पथ है, उसका जो मार्ग है, उस मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। और वो जो मुड़ने की घटना है इसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा ऑलरेडी आपके लिए नोट्स मिल जाएंगे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फोकस कर रहे हैं केवल समझने पे, और ये वैसे भी पूर्व ज्ञान है आपका। तो परिभाषा आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हम स्पेसिफिक कंडीशन पे आ गए। ये दूसरी कंडीशन है कि प्रकाश किरण जब एक रेयर मीडियम यानी कि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो तब क्या होगा। देखिए मैंने स्पेसिफिक नाम ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने एयर ले लिया है और यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है। ये है विरल माध्यम, ये विरल हो गया, और ये हो गया सघन माध्यम। इसका आपको नॉलेज है, ये केवल आपको थोड़ा सा टच करते हुए, ताकि आज का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर प्रकाश किरण देखिए, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही यहां जानी चाहिए थी, लेकिन ये किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो आपको याद रखना है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या उसकी तरफ मुड़ जाएगी। तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी है। पहली बात याद हो गई। अब इसका उल्टा करेंगे। ऊपर हमने वाटर ले लिया, नीचे एयर ले लिया। फटाफट समझते हैं इसको। प्रकाश किरण आपतित हुई, यहां पर हमने अभिलंब ड्रॉ किया, अभिलंब, और अभिलंब के बाद आप देखिए जो प्रकाश किरण है वो जानी चाहिए थी इस मार्ग पर, ये जो दिखा रखा इस मार्ग पे जानी चाहिए थी, लेकिन वो फाइनली जो अभिलंब है उससे दूर चली गई है। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो चित्रों के माध्यम से ये तीनों बातें आपको समझा दी गई हैं। फिर से कह रहा हूं, प्रकाश का रिफ्रैक्शन आपको आना चाहिए, अपवर्तन क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। तीनों बातें यदि आपको आ गई है समझ में तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम स्नेल है। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर से मैंने एक फिगर ली है और स्नेल का नियम भी आपने पढ़ा है। ये कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ पर जो माध्यम है उन माध्यम की प्रकृति को समझने के लिए इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक करके, हम ये जो एन मैंने लिखा हुआ है, कुछ बुक में आपको ये म्यू नाम से भी मिल जाएगा, उसकी जो वैल्यू होती है साइन आई अपॉन साइन आर होती है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो थीटा 1 है इसको आई आप कहेंगे और जो थीटा 2 है इसको आप आर कहेंगे, राइट। ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। तो इन्होंने कहा था कि जो आपतन कोण है और जो अपवर्तन कोण है उसकी ज्या
यहाँ पे जो साइन है उसको हिंदी में हम ज्या बोलते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है कह के, ये एक नियतांक होता है, ये कांस्टेंट होता है, राइट। अगली बात आपको इसी पे ध्यान देना है। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आगे मैंने इसका नाम लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी माध्यम का अपवर्तनांक। इससे क्या पता चलता बच्चों, इससे पता चलता है कि जब ये प्रकाश किरण यहां से यहां जाएगी तो इसकी जो स्पीड है उस स्पीड में कितना परिवर्तन होगा, वो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, कब बढ़ती है कब घटती है, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें। जब विरल माध्यम से, ध्यान रखें, जब विरल से जाएगी सघन की तरफ, फिर क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, इधर की तरफ झुकती है, तो यहां स्पीड कम हो जाती है, ये पहले भी बता दिया गया होगा आपको। और ठीक इसका उल्टा होता है, जब सघन से विरल की तरफ जाती है तब स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि इससे दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि इतनी बातें अगर आपको पता है तो जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए दिखाया है, एक प्रिज्म से रिलेटेड, क्योंकि कक्षा 10 आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको ज्ञान होगा कि जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजारा जाता है, जिसको हम व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं या रंगहीन प्रकाश भी कह सकते हैं, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इससे संबंधित जो डीप नॉलेज है या बेसिक नॉलेज है, यदि आपको चाहिए तो हमारे ही चैनल पे आपको कक्षा 10वीं वाले पोर्शन में प्रिज्म से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि 7 कलर्स कैसे बनते हैं, क्या घटना थी, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया। तो इस पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। कक्षा 12th में पॉइंट ये है कि ये 7 कलर्स आए क्यों, ये ऐसा क्या हुआ कि लाइट जब यहां से यहां और यहां गई तो इसके बीच में क्या, कौन सी घटना होती है और कैसे ये सब संभव होता है। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो प्रिज्म है उसका 3D यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये वाले हिस्से पे आप ध्यान दीजिए, पूरा एक सरफेस है, जैसे आपके पास पूरी एक जो फ्लैट, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप की एक सरफेस है। सिमिलरली एक इस साइड है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, दूसरी वाली ये है, और ये दो सरफेस है। ऐसे अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से करेंगे, एक मंदिरनुमा बनाएंगे, तो इस तरीके की यहाँ पे फिगर बनती है। इसको अलग भी कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके के। तो ये जो सरफेस है, ये वाली और ये वाली सरफेस, इनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अपवर्तन इन सरफेस से होगा। थोड़ा सा मैं समझाऊं, यहां प्रकाश किरण जाएगी और वो प्रकाश किरण वो जो दिखाई थी यहाँ बीच में, और कहीं यहां से बाहर निकल जाएगी। तो हम लोग अमूमन इसका जो चित्र है वो एक त्रिभुज की तरह बनाते हैं, और हमारे स्टूडेंट को लगता है कि यार ये एक त्रिभुज है या एक रेखा है, दूसरी रेखा ये है। रेखा नहीं है, पूरा का पूरा एक प्लेन है। ये इस तरीके से पूरा का पूरा ये चौड़ा सा आपको प्लेन ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको बार बार मैं भी नहीं लूंगा, मैं भी इसका ये वाला फिगर लूंगा जो कि ट्राइंगुलर शेप में होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बेसिक चीजें थी। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको समझना है प्रिज्म क्या है, तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा पार्ट भी नहीं है और इस पे हमें डिस्कस नहीं करना है। ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, चैनल पे भी रहेंगे, और आपका जो गूगल क्लासरूम है उसमें भी ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिसमें भी आपको देखना है आप देख सकते हैं। प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, एपेक्स एंगल कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रिज्म की चौड़ाई कितनी होगी, और ये जो चौड़ाई है ना, ये वाली, ये वाली, ये विड्थ जो है, ये डिसाइड करती है कि कितना रिफ्रैक्शन होगा, कितना अपवर्तन होगा। आगे हम इस पे बात करेंगे, अभी आप केवल प्रिज्म को समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से अपवर्तन। अब यहाँ पे प्रिज्म लिया गया है, यहां से आपको अपना ध्यान बहुत अच्छे तरीके से इस पे फोकस करना है। एक एक स्टेप मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दिखा दिया है। ये वो लाइट है जो प्रिज्म पे आ रही है, इंसिडेंट रेस को हम कहते हैं, हिंदी में इसको आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा गया है। इसका नाम हमने P और Q नाम से दिया। तो इस फिगर को थोड़ा सा इसी तरीके से रखते हैं। अब ये आई इस वाले तल पर, मैंने कहा था ये पूरा एक रेखा नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा क्या है, तल है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब यहाँ पे देखिए, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सारी थ्योरी पहले की याद रखनी है।
लाइट कहां से आ रही है? ये है एयर। एयर क्या है? विरल माध्यम। अब यहां से आपका वो पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी। और यहां जा रही है, और ये किसका बना है बेटा? ये बना है कांच का। राइट, यानी कि ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। अब ध्यान दीजिए क्या पढ़ाया था मैंने। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। अभिलंब इधर है आपका, तो झुक गई मतलब इस तरफ को ये आ गई है, ये इसकी ओर को ये झुक गई है। राइट। अब यहां देखिए, पूरी चीजें आपको पता है। देखो, फिगर भी आपको रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? आंख बंद करके फिगर को याद कर लेते हैं। फिगर याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्टेप याद रखने हैं, खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी। तो ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो एंगल है, इसको हमने इंसिडेंस एंगल का, यानी कि ये आपतन कोण था, और अब ये अपवर्तन कोण हो गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं R1। ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए फिर क्या हुआ? ये कांच है। कांच यानी कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। फिर से किसकी तरफ जाना है? विरल की तरफ जाना है। इस पे आप इधर वाली को भूल जाइए, कुछ देर के लिए कट कर दिया मैंने। अब इस पे ध्यान दीजिए आप, ये जो ब्लैक कलर से की है, ये ब्लैक कलर वाली सघन से विरल जा रही है, और यहाँ पे अभिलंब है। अभी अभी थ्योरी क्या पड़ी थी कि अभिलंब से दूर जाएगी। दूर कहाँ हुआ? ये इसकी तरफ हुआ, और दूर हुआ ये वाला स्टेप। तो इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूं। ये देखिए, यहां पे R2 ये एंगल हो गया, और ये अभिलंब से दूर हट गई है। अभिलंब से जब दूर हटी तो यहां भी एक एंगल बनेगा, जिसको हम इमर्जेंट एंगल या निर्गत कोण कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो पाथ है ना, वो पूरी उस थ्योरी पे, जो मैंने आपको पूर्व ज्ञान में बताया, उस पूरी थ्योरी पे वो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। और पूरा का पूरा जो पाथ है, उसको हमने कैसे अपने उस नॉलेज से, जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी, उससे ड्रॉ कर लिया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एंगल समझ में आ गए होंगे। आई, R1, R2 और E। ये R1 अपवर्तन कोण, वैसे देखा जाए तो ये अपतन कोण है, जिसको R2 हम कह रहे हैं, लेकिन यहां पे हम इसको अपवर्तन ही कहते हैं। और ये जो इमरजेंट एंगल है, निर्गत है, इसको आप इंसिडेंट की तरह ले सकते हैं। यहां पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी, अगर प्रकाश किरण आप प्रिज्म से यहां से डालेंगे तो वो ऐसे निकलती है, और ठीक उल्टा कर दो, यहां से डालो तो वो यहां से निकलती है। इसको कहते हैं हम रिवर्सिबिलिटी। ये जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो उस टाइम पे भी ये नॉलेज आपको दिया गया होगा कि दोनों तरफ से सेम पाथ पे अगर आप डालेंगे तो प्रकाश किरण इसी तरीके का पाथ यहाँ पे लेती है। तो ये भी रहा आपका अभी तक का नॉलेज। अब आगे आपको समझना है स्टेप टू स्टेप। प्रकाश किरण अगर प्रिज्म से न जाती, ध्यान दीजिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूं, प्रकाश किरण यदि प्रिज्म से न जाती तो वो यहां से आगे चल रही थी, और वो इसी पाथ पर आगे की तरफ चली जाती। यानी कि जो सीधी रेखा में चलना था, उसका पथ ये होना था। ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। यहाँ पे इसको दिखा रखा है एक ग्रीन कलर से। द रे ऑफ लाइट हैड टू गो हियर, राइट। उसको यहां जाना था, लेकिन ये प्रिज्म जब बीच में आ गया ना, इस किरण के बीच में जब प्रिज्म आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का स्टेप समझने के लिए यहां पे मैंने एंगल भी दिखा दिया है। इसको I-R1 कहते हैं। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे नहीं समझ में आ सकता कि भाई कैसे हुआ, ये स्टेप आपको समझने, इसलिए इस पे टाइम भी लग जाएगा, तो लगने दीजिए। ये स्टेप आपको समझ में आने चाहिए। राइट। यहाँ पे देखिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये I है, तो ये भी I होगा। ये देखिए जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ये भी I होगा। राइट। ये आई क्यों होगा? इनको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट। बिल्कुल क्रॉस जो होता है, तो ये आई है, तो ये पूरा आई है। अब ये देखिए, ये R1 है, तो आप खुद बताइए कितना बचा? ये बचा I-R1। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको इरेज कर देते हैं, और ये दिखा देते हैं I-R1। ओके, राइट। प्रिज्म बीच में आ गया। मैंने क्या कहा कि अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता तो ये लाइट यहां जाती, इस वाले पथ पे जाना चाहिए था। प्रिज्म बीच में आने से क्या हुआ कि लाइट चले गई है यहां, अपवर्तित होके। देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, डबल अपवर्तन हुआ है। पहला अपवर्तन यहां हुआ है, दूसरा अपवर्तन यहां हुआ है, और फलस्वरूप जो फाइनली हमारी प्रकाश किरण है वो कहां चली गई? यहां से बाहर चली गई, इस पाथ पे आ गई है। ये वाला इसका पाथ हो गया है। तो अब हमने क्या किया, इस पथ को हमने पीछे की तरफ, ये यहां हमने पीछे की तरफ देखा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई है। हमने क्या किया, जहां वो गई थी उसको पीछे की तरफ, इस तरीके से पीछे की तरफ ले लिया। तो पीछे की तरफ लेने से क्या हुआ कि वो दो, जो स्टार्टिंग वाला था, यहां इसको जाना था,
यहां ये चले गई, तो इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लिया और इनके बीच एक कोण भी बन गया। तो इसी को कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डिवीजन, राइट। तो विचलन कोण ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्रकाश किरण कितनी विचलित हुई है। एक्चुअली हम जो ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे उसमें हमने यही समझना है कि ये जो विचलन कोण है ये किन बातों पे निर्भर कर रहा है, कितना विचलन हुआ है। और जैसे मैंने कहा भी था कि वो जो 7 कलर्स आए हैं वो 7 कलर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि ये जो विचलन कोण का मान है वो प्रत्येक कलर के लिए यानी डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है एंगल ऑफ डिवीजन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि इसी को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना था। और अगर ये समझ में आ गया तो इसके डेरिवेशन को हम समझते हैं। डेरिवेशन समझने के लिए ये जो आपकी बुक में फिगर दी गई है जिसको कि मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की, वही मैंने यहाँ पे फिगर ली है ताकि आप जब पढ़ें तो आपको लगे कि भाई आपकी बुक में भी वही दिया है जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में ये जो लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है ये भी आपकी बुक की ही भाषा है और वही फिगर मैंने कोशिश की है ली है। वो सारे नोटेशन पता लगे है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला ये होता है, आपतन कोण ये वाला होता है, ये भी आपको पता लगे। निर्गत कोण ये वाला होता है। जो पहले फलक पे ये R1 है ये अपवर्तन कोण हो गया, दूसरे फलक पे ये दूसरा अपवर्तन कोण हुआ। ये विक्षेपण कोण हो गया जो कि यहाँ पे बना हुआ डेल्टा से इसको हम दिखाते हैं। और न्यूनतम विचलन की कंडीशन हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। और n जो है ये जो प्रिज्म का माध्यम होता है इसका अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अपवर्तनांक समझना जरूरी है। यहाँ पे है एयर यानी वायु और यहाँ क्या है, कांच है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रथम आपका माध्यम हो गया और ये द्वितीय हो गया यानी फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। जब प्रकाश किरण यहां से यहां जा रही है, ये इसका पथ है और इसमें ये जा रही है, तो इसमें जाने पर प्रकाश किरण का जो नेचर है यानी कि उसकी जो स्पीड है उसमें कितना परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दिखाने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक राशियां ऐसे ही बनती है जो इवेंट होते हैं, जब वो इवेंट कोई हो जाता है तो इस इवेंट को दिखाने के लिए हमने देखा कि प्रकाश की जो किरण है उसकी यहाँ स्पीड और यहाँ स्पीड का जो रेशियो होगा उसको हमने कहा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या कुछ बुक में एन लिखा हुआ है कुछ में म्यू लिखा होगा, अपवर्तनांक ये हुआ। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसका जो डेरिवेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से वो तमाम चीजें आपको दिखाई गई हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। I माइनस R1 कहाँ से आया, ऐसे ही यहाँ पे ये पूरा एंगल E होगा तो यहाँ पे E माइनस R2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं अलग से आपको फिगर बना के समझाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो विक्षेपण कोण का जो सूत्र है उसको समझाने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें समझ में आ चुकी हैं, R1 समझ में आ चुका है, R2 समझ में आ गया है, I माइनस R1 समझ में आ गया है, E माइनस R2 समझ में आ गया। आपको डेविएशन एंगल समझना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, केवल इतनी फिगर बना रहा हूं आपके लिए, इस पे फोकस कीजिए, इतनी फिगर पे। ये वाली जो वैल्यू ये वाला बना रहा हूं मैं, ये है I माइनस R1, ये वाला है E माइनस R2, राइट। अब कोशिश कीजिए कि ये वाली जो लाइन है इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इसको बोलते हैं प्रिज्म में एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। जो बाह्य कोण का मान होता है जिसको हम डेल्टा से दिखा रहे बेटा, वो वैल्यू होती है इन दो कोणों का योग, यानी कि इसका और इसका योग होता है ये वाला कोण। यानी कि जो डेल्टा की वैल्यू है जिसको हम विक्षेपण कोण कह रहे हैं या एंगल ऑफ डिविएशन कह रहे हैं, वो किस किस का सम होगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए फिर ऐसे समझाता हूं। ये मानिए ये वाला जो कोण होता है इसको एक्सटीरियर कोण कहते हैं, जो कि हमने ऊपर की साइड बनाया है। तो इन दोनों का सम होता है, एक यहां होगा एक यहां होगा। कुल मिला के यहां पे वाला नहीं होना चाहिए, रेस्ट ऑफ जो 2 है उनका सम होता है ये वाला। तो ये वैल्यूज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अब आप देखिए आगे आपको जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फटाफट ये सारी चीजें आपको बता दी गई। पहले फलक पर विचलन, दूसरे पर विचलन, कुल विक्षेपण। अब ये जो चीज मैंने आपको समझाई वो यहाँ पे आ गई है, तो ये इजिली समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस जो आपको समझना है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। इसके लिए आप फोकस कीजिए इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो नीचे की तरफ बना हुआ है इस ट्राइंगल पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा
आपको और भी नॉलेज लेना है। तो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। देखिए ये है R1, ये है R2। सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस एंगल की वैल्यू। इस एंगल को हम नाम देंगे बेटा QNR। ये देखिए QNR, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमारे पास ट्राइंगल होता है ना, त्रिभुज होता है, उसके तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोण ये हुए, ये और ये, इनका योगफल होता है 180। उसमें से दो दिए हुए हैं, R1 प्लस R2। तो ये वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इन दोनों का जो सम होगा वो 180 में से घटा दीजिए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी QNR की। तो पहला केस तो ये हुआ। दूसरे केस को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस वाले फिगर में आ जाइए। यहाँ पे आप फोकस कीजिए इतने पोर्शन पे। यहाँ देखिए जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये और ये, इसकी फिगर अलग से बना रहा हूं। ऐसा फिगर है यहाँ पे, ये और ये। नेमिंग भी आपके इसके हिसाब से करता हूं। यहाँ पे Q नाम है, यहाँ पे A है, यहाँ पे R है और यहाँ पे N है। इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी देखिए प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। चतुर्भुज के इन अंतःकोणों का योगफल, इसका और इसका, यानी चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360। सीखने की तरफ जाना है कि कैसे चीजें हमें पता है। यानी कि इसका, ये वाला और ये वाला, इनका योगफल कितना होता है? 360। अब ध्यान दीजिए कि जो 360 है उसको हम कैसे समझेंगे। यहां पे फोकस कीजिए, ये वाले पोर्शन पे, यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा, ये वाला जितना मैंने रेड कर दिया, ये डॉट लाइन से स्टार्ट होकर दूसरे डॉट तक आने तक ये 90 डिग्री है। सिमिलरली यहां पे भी आप देखिए, यहां से लेकर और यहां तक ये कितना है? 90 डिग्री है, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा पीछे चलते हैं, ये गड़बड़ हो गया था। ये 90 डिग्री है, तो 90 का मतलब हुआ यहां 90 होगा एक, और एक यहां से लेकर ये इस वाले की, ये इसको बाउंड्री मान लीजिए, ये भी क्या होगा? 90। मतलब पूरा तो 180 होगा। तो ये अंदर की तरफ कितना हो गया? 90। सिमिलरली यहां पे समझिए, ये वाला अंदर की तरफ और ये वाली लाइन जो ये ग्रीन लाइन है, ये भी कितना हो गया? 90। इसका अर्थ ये हुआ, फिर से मैं फिगर बना रहा हूं, ये वाली, ये पोर्शन 90, ये वाला पोर्शन भी 90, और ये कितना है? A। और अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, एक मिनट, ओके, अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली थी। इसको मैंने नाम दिया था, याद कीजिए, QNR, और इसकी वैल्यू थी 180 माइनस R1 प्लस R2। किसकी वैल्यू? ये वाले एंगल की वैल्यू। ये दोनों कितने हैं? 90 90, यानी 180 ये भी हो जाएंगे, राइट। और फिर ए, इन तीनों का, इन चारों का सम कितना है? 360। तो अब यहां पे फाइनली ये हो जाएगा एंगल ए प्लस ये वाला कितना हुआ? 90, प्लस ये वाला कितना हुआ? 90, और प्लस एंगल क्यू एन आर। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और 360 यही समझ में नहीं आता है बच्चों को, राइट। 90 90 180 हो गया, यानी एंगल ए प्लस 180 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 360। 180 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 360 में से 180 गया तो 180 लिख देते सीधे, है ना। इतना कैलकुलेशन आपको आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 बच रहा है। अभी अभी हमने बताया था आपको किसकी वैल्यू? क्यू एन आर की, 180 माइनस R1 प्लस R2, और इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, और ये एंगल ए इज इक्वल टू, ये माइनस में दूसरी तरफ प्लस में जाएंगे, R1 प्लस R2। तो ये वो वैल्यू है जो आपको वहां डायरेक्ट मिल रही थी। अब यहां आ जाइए पीछे, यहां पे मैंने जो वैल्यू लिखी है, ये लिखी है, ये वाली वैल्यू, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब यहां पे देखिए, यहां पे जब आप वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, I प्लस E माइनस R1 प्लस
R2, राइट। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, A हो गई है। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी, देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू, और यहां पे कंडीशन क्या आ गई, ये देखिए ये वाली कंडीशन आ गई, आई प्लस ई और माइनस आर प्लस, इसकी जगह पे हमने ए रख लिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, इसी को समझना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो कंडीशन है वो है न्यूनतम विक्षेपण वाली कंडीशन। न्यूनतम विक्षेपण की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा उसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे कंडीशन ये होती है बेटा, जब ये लाइट यहां से जाती है, ये वाली जो लाइट है वो बिल्कुल इस वाले, ये जो ये नीचे ये आपका प्रिज्म का क्या है, बेस है, इसके पैरेलल हो जाती है। और जब यहां से बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती है और यहाँ जो ई की वैल्यू होती है, ये दोनों बराबर होती है, ये कंडीशन होती है। यानी आई इज इक्वल्स टू हो जाता है ई, इसको हम आई सपोज कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं। उसी टाइम पे जो ये R1 है और जो यहाँ पे R2 था, इसकी वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि R1 इज इक्वल्स टू R2, इसको हम नाम दे देंगे, एक नाम R। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो मिनिमम डिविएशन है या न्यूनतम विक्षेपण की स्थिति है वो कब होगी, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। I इज इक्वल्स टू ई होगा, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, और जो अपवर्तन कोण थे दोनों के, उनकी वैल्यूज भी बराबर होगी। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पे कंडीशन क्या थी, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए था। अब इन दोनों की वैल्यू को हम R प्लस R इज इक्वल्स टू ए कहेंगे, यानी 2R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, A। और यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो A बाई क्या हो गया, 2। तो ये कंडीशन यहां बताई गई है, शॉर्ट में लिया है क्योंकि नोट्स आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ये सारे स्टेप आने चाहिए आपको कि भाई कैसे हुआ। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई और माइनस यहाँ पे क्या था, ए था। अब इस कंडीशन को भी सॉल्व करें, आई प्लस आई, यहाँ पे ई की वैल्यू भी आई हो जाएगी और माइनस ए हो गया। फिर इसको सॉल्व करें तो आई आई कितना हो गया, 2i माइनस ए हो गया। और इस कंडीशन में हम इसको डेल्टा नहीं कह रहे बल्कि डेल्टा मिनिमम कहेंगे, खाली डेल एम भी लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा एम हो गया। तो यहां से आई की वैल्यू अगर आप निकालें तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एम प्लस ए अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं, ए दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आई के साथ 2 था वो अपॉन में चला गया, पूरे के बट्टे में ये हो जाएगा। आगे सॉल्व किया गया है इसको, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये है। और फाइनली आई इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आपके पास आ गई। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब है प्रिज्म का अपवर्तनांक, जिसके लिए हम ये तमाम चीजें कर रहे हैं। हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक चाहिए था, इसके लिए मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला याद रखना। फिर से कंडीशन एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से लाइट जा रही है जो कि एयर है, उसके बाद किस में जा रही है, प्रिज्म में जा रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बना था ये आई था, इस कंडीशन में हम फिलहाल आर उसको कह रहे हैं। तो जो स्नेल का लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, वो कहता है एन इज इक्वल अपवर्तनांक बराबर, यानी कि जो दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसके रिस्पेक्ट में वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब हमारे पास देखिए प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, आई की वैल्यू भी है। कितनी थी आई की वैल्यू, याद कीजिए, आई की वैल्यू थी हमारे पास, एक मिनट अभी इसको नहीं दिखाता आपको, आई की वैल्यू थी हमारे पास ए प्लस डेल एम अपॉन 2, राइट। और आर की वैल्यू भी आपके पास है ए अपॉन 2। तो आई भी आपके पास है, आर भी आपके पास है, रख दीजिए फॉर्मूले में, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई इज इक्वल्स टू ये, आर इज इक्वल्स टू ये, दोनों वैल्यूज रख दीजिए और ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। सो फाइनली कुछ बुक में इसको म्यू से लिखा गया, मैं बार बार बता रहा हूं, साइन हो जाएगा और ये ब्रैकेट है, ध्यान दीजिए, ए प्लस डेल्टा एम, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आया ये फॉर्मूला, अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो फाइनली हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर लिया है। तो ये कभी कभी 2 नंबर में और कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है, जिसको आप ये मान लीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि ये डेरिवेशन आता ही आता है, और आपकी बुक में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से मैंने इसको करने की कोशिश की है। तो आज का जो पार्ट रहेगा उस पर केवल आपको इतना ही सीखना है, जो बेसिक नॉलेज था वो, और प्लस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मेटेरियल ऑफ प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेरियल ऑफ प्रिज्म, वो हमने आज फाइंड कर लिया। ये डेरिवेशन आता है, वैसे ये 3 नंबर में आता है।
तो अच्छे तरीके से अगर आपको आ गया होगा, तो हम इसको एक बार और देख लेंगे। अगर आपको दिक्कत लगे कि भाई नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसमें सारा जो आपको समझना है वो समझना है, वो 3 कंडीशन जो मैंने पहले एक्सप्लेन की है, उनको अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इस फ़ॉर्मूले को ड्राइव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज मुझे लगता है इतना काफ़ी है। कल हम इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे, जिसमें कि आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है। किस-किस में? ये आई और डेल में, यानी कि आई इंसिडेंट एंगल और ये डेल्टा में आपको डेविएशन एंगल में एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, जो ग्राफ लगभग इस तरीके का आता है। तो कल ये ग्राफ कैसे आपको प्राप्त होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका, ये प्रैक्टिकल भी है आपके पास, इसको बताने की कोशिश की जाएगी कि अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाए, ताकि आप प्रैक्टिकल करें तो प्रैक्टिकल में भी ये आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि यहाँ से अगर आप सीख जाओगे तो प्रैक्टिकल भी इजीली आप कर पाएंगे।